हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं रिकॉर्ड करूंगा सिक्योरिटी वैल्यूएशन फाइनल सीए का जो एएफएम सब्जेक्ट है उसके सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 16। नाउ स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट सम है, कॉन्सेप्ट बेस है, थोड़ा प्रॉपर्ली समझना होगा। स्टार्ट करते हैं। सैम लिमिटेड हैज जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ 2 पर शेयर। जस्ट पेड, दैट मींस ये जो है ये हमारा डीसीओ है। हैज जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ 2 पर शेयर एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 6%। तो ग्रोथ रेट हमारा 6% है। After paying dividend, the board decided to take up a project by retaining the next three annual dividend. Okay, by retaining the next three annual dividend मतलब अगले 3 साल तक कंपनी डिविडेंड पे नहीं करेगा। D1, D2, D3 तीनों जीरो है। It is expected that this project is of same risk and the as the existing projects. It is expected that this project is of the same risk as existing project. इस लाइन का मतलब क्या होता है कि हम कंपनी जब न्यू प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेगा तो उसका रिस्क सेम है एज द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स। ओके, क्वेश्चन के एंड में दिया है कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो 8% है। तो दिस मींस क्योंकि रिस्क सेम है तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा वो बिफोर प्रोजेक्ट और आफ्टर प्रोजेक्ट वो 8% ही रहेगा। ऐसा ये लाइन का कुछ ज्यादा वो होगा नहीं इम्पैक्ट, पर ये समझने के लिए कि लाइन का मतलब क्या है तो दिस इज व्हाट इट मींस। मैं एक बार रिपीट करता हूं, क्योंकि सेम रिस्क है इवन आफ्टर द न्यू प्रोजेक्ट इज टेकन। इसका मतलब शेयर होल्डर्स का रिस्क बढ़ेगा नहीं। तो शेयर होल्डर्स का जो एक्सपेक्टेशन है वो 8% ही रहेगा, जो पहले भी था और बाद में भी है। पहले इन द सेंस न्यू प्रोजेक्ट के पहले भी और न्यू प्रोजेक्ट के बाद में भी। फाइन। द रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल स्टार्ट कमिंग फ्रॉम द फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स। फोर्थ ईयर से प्रोजेक्ट के रिजल्ट आएंगे एंड द डिविडेंड विल देन बी 2.5। फिर हमारा जो डिविडेंड है वो 2.5 मतलब फोर्थ ईयर से डिविडेंड 2.5 हो जाएगा एंड विल ग्रो एट 7%। बाद में हमारा ग्रोथ रेट हो जाएगा 7%। An investor has 1,000 shares in SAM Limited and wants a receipt of at least 2,000 rupees from this investment. Show that the market value of the share is affected by the decision of the board. Also show as to how the investor can maintain his target receipt from the investment for the first 3 years and improve income thereafter, given that the cost of capital is 8%. चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विदाउट द न्यू प्रोजेक्ट एट प्रेजेंट जो है उसमें क्या पोजीशन है, बिफोर न्यू प्रपोजल या बिफोर न्यू प्रोजेक्ट। कंपनी का P0 क्या होगा, D1/KE-D, नॉर्मल हमारा गॉर्डन्स फॉर्मूला। डिविडेंड है 2, है जस्ट पेड डिविडेंड 2 रुपीज और ग्रोथ रेट है एग्जिस्टिंग 6%। तो 2 + 6% अपॉन KE-D। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा 8% है, जो पहले भी 8% था और बाद में भी 8% ही होगा। ग्रोथ रेट हमारा 6% है। तो 2 + 6% डिवाइड बाई 2%, तो ये हो गया 106। तो ये हमारा प्राइस है बिफोर न्यू प्रोजेक्ट, ये हमारा प्राइस है। ओके, अभी हम देखते हैं कि एक बार हमने न्यू प्रोजेक्ट ले लिया तो क्या होगा। आफ्टर न्यू प्रोजेक्ट क्या पोजीशन है, देखिए आफ्टर न्यू प्रोजेक्ट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और ये फोर्थ ईयर। तो D1 जो है वो 0 है, D2 0 है, D3 0 है, और जैसे क्वेश्चन में लिखा था कि D4 आई थिंक 2.5 है। एक बार चेक कर लेते हैं। यस, सी क्वेश्चन में लिखा था द रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल स्टार्ट कमिंग फ्रॉम फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स फ्रॉम नाउ एंड द डिविडेंड विल देन बी 2.5 पर शेयर एंड ग्रो एट 7% पर एनम। फोर्थ ईयर से हमारा डिविडेंड 2.5 होगा और 7% से ग्रो होगा। एंड इन्वेस्टर, हाँ वो बाद में, चलो पहले इतना देख लेते हैं। तो विद दिस डेटा हम पहले P0 या उसका प्राइस फाइंड करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमें पता है कि कोई भी एसेट का वैल्यू क्या होता है। कोई भी एसेट का प्राइस, फिर वो डिबेंचर्स हो, आई मीन इन्वेस्टमेंट इन डेट हो या इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी हो, उसका प्राइस क्या होगा, इट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स। ये जनरल रूल होता है वैल्यूएशन का कि अगर मेरे पास कोई एसेट है तो उस एसेट से मैं जो कमाने वाला हूं उस इनकम को अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आऊं तो वो जो प्रेजेंट वैल्यू होगा वो उसका मार्केट प्राइस होता है, प्रेजेंट प्राइस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स। फाइन। तो अब हम यहां पे आते हैं। अब देखिए हमारे पास अगर मुझे ये गॉर्डन फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये गॉर्डन फॉर्मूला अप्लाई करना है
तो उसके लिए मुझे D1 चाहिए ना, अगर P0 है तो D1 चाहिए, नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड बेसिकली। तो यहाँ पे हमारे पास अर्लिएस्ट डिविडेंड अवेलेबल है D4, तो इसके हेल्प से मैं P3 फाइंड कर सकता हूँ। P3 क्या होगा, D4 अपॉन के माइनस जी। जिस तरीके से हमने P0 फाइंड किया था, P0 था D1 अपॉन के माइनस जी, वैसे P3 है D4 अपॉन के माइनस जी। ओके, हाँ, जिस तरीके से P0 फाइंड करना है तो D1 मतलब नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड होना चाहिए, तो उसी तरीके से अगर मुझे P3 फाइंड करना है तो D4 होना चाहिए, नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड। तो चलो हम ये फाइंड करते हैं। D4 हमारे पास है 2.5 होगा, के सेम है 8%, जैसे मैंने बताया था, क्योंकि प्रोजेक्ट का रिस्क सेम है इसीलिए शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन चेंज नहीं होगा, वो के ही रहेगा। और ग्रोथ रेट 7% लिखा था कि एक बार हमने न्यू प्रोजेक्ट ले लिया उसके बाद हमारा जो ग्रोथ रेट है इट विल बी 7% न्यू प्रोजेक्ट के बाद। फाइन, तो ये हो गया 2.5 डिवाइड बाई 1%, दैट इज 250। तो ये हमारा P3 है। ओके, अगर मुझे P2 फाइंड करना है, P2, इसमें हम P3 P2 P1 P0 सब फाइंड करेंगे, उसका लॉजिक या उसका रीजन क्या है वो हमें आगे समझेगा, पर एक बार अभी फाइंड कर लेते हैं चलो। तो लॉजिकली P2 क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे हूं, दिस इज ईयर 1, ये ईयर 2 है, तो P2 क्या मिलेगा, जैसे मैंने बताया कोई भी एसेट का वैल्यू क्या होता है, इट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स। तो मैं ये सोचूंगा अगर मैं P2 में हूं तो मैं मुझे D3 मिलेगा, दैट मीन्स डिविडेंड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, और फिर मैं थर्ड ईयर में अगर बेचूंगा तो मुझे P3 मिलेगा। मैं क्यों थर्ड ईयर में बेचने की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास P3 अवेलेबल है ना। तो वैल्यूएशन के लिए बेचना नहीं है हमें, हम खाली वैल्यूएशन के लिए बात कर रहे हैं। वैल्यूएशन P2 फाइंड करने के लिए हम, अगर हमारे पास P3 है, एंड लॉजिकली P3 जो होता है इट कवर्स ऑल योर फ्यूचर डिविडेंड्स, मतलब फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवंथ ईयर, जो भी जितने भी आगे डिविडेंड्स है वो P3 में कवर्ड है। तो P2 में मुझे अगर प्राइस फाइंड करना है तो मेरे फ्यूचर इनफ्लोस क्या है, D3 प्लस P3, ये दो है। मुझे इसको डिस्काउंट करना है, मुझे इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ D3 प्लस P3। अब D3 तो जीरो है, D3 तो है नहीं इसमें, देखो डिविडेंड तो थर्ड ईयर इज जीरो, तो बेसिकली मुझे खाली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ P3 निकालना है। तो P3 250 है और उसको एक साल पीछे लेके जाएंगे, तो डिस्काउंटिंग रेट हमेशा जो के होता है, जो शेयर होल्डर्स का अर्निंग रेट है वो होता है। ओके, डिस्काउंट करना है तो हमें 1.08 से डिवाइड करना है। आई होप डिस्काउंटिंग सबको आता है। फ्यूचर या हम 1 डिवाइड बाई 1.08 इक्वल टू करके जो वैल्यू आएगा उससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली हम इसको नॉर्मल डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, 250 डिवाइड बाई 1.08, तो प्राइस होगा 231.48। ये ओके। अब अगर मुझे P1 फाइंड करना है तो P1 क्या होगा, P1 होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, अगर मैं P1 पे फाइंड कर रहा हूं, मैं यहाँ पे हूँ P1, तो मुझे D2 D3 ये देखना है, D2 D3। फाइन, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे D2 मिलेगा और मुझे D3 मिलेगा और मुझे P3 मिलेगा, थर्ड ईयर में बेचूंगा। तो D2 D3 तो है नहीं, बस तो P3 को मुझे डिस्काउंट करना है। मुझे P3 को, जो मेरा P3 यहाँ पे है, मुझे उसे यहाँ पे लेके आना है, एक साल और एक साल और 2 साल, तो मुझे उसको 2 साल पीछे लेके आना है। तो P3 है 250 डिवाइड बाई, सेकेंड, हाँ, 250, मुझे ऐसे 2 साल पीछे लेके जाना है, ये P3 है, मुझे P1 पे लेके आना है, मतलब 2 साल पीछे लेके जाना है, करेक्ट। आई होप सबको समझा। P3 है तो मुझे एक इधर और एक इधर, मुझे 2 साल पीछे लेके जाना है। तो फाइन, तो हम उसे दो बार डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 1.08 स्क्वायर, दो बार डिवाइड करना ना। 250 डिवाइड बाई 1.08, एक बार, दो बार, तो ये वैल्यू आ गया 214.33। फाइन, अच्छा ये जो है मैं P2 को भी डिस्काउंट करता अगर एक साल तो भी मिल गया होता, देखो ना हमारे पास ऑलरेडी P2 है 231.48, अगर इसको तुम एक साल पीछे लेके आ जाओ तो ये P1 बन जाएगा। डिविडेंड तो है नहीं इसीलिए, तो इसको भी डिवाइड बाय 1.08 करो तो भी वही आएगा 214.33। ओके, इधर वेज यू कैन डू इट। और सेम वे अगर मुझे P0 फाइंड करना है तो लॉजिकली D1 D2 D3 और P3, फिर से हमारे पास D1 D2 D3 तो जीरो है,
तो बस मुझे P3 को डिवाइड करना है, तो 250 को मैं 3 साल पीछे लेके आऊंगा ना, P3 से P0 पे लाना है, 3 साल पीछे लेके जाना है। देखो यहां से 1, 2 और 3, मुझे जीरो जीरो पे लेके आना है, तो 3 साल डिवाइड डिवाइड करना होगा। 1.08 रेस टू 3, या तुम सिंपल P1 को 1 साल पीछे लेके जाओ तो भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें डिविडेंड है नहीं ना, तो हम डायरेक्टली प्राइस को डिस्काउंटिंग करेंगे तो भी मिलेगा, कोई इशू नहीं है। तो 198.46, तो ये हमारा प्राइसेस हो गया डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स का, P0, P1, P2। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड नहीं है ना, इसीलिए हम हर प्राइस को अगर एक एक साल डिस्काउंटिंग करेंगे, लाइक P3 को 1 साल डिस्काउंटिंग किया तो P2 मिला, P2 को 1 साल डिस्काउंटिंग करेंगे तो P1 मिलेगा, और P1 को 1 साल डिस्काउंटिंग करेंगे पीछे लेके आएंगे तो हमें P0 मिलेगा। तो इस तरीके से भी कर सकते थे। फाइन। अब क्वेश्चन में एक चीज लिखा है, सबसे पहले बताया, उन्होंने पूछा है कि भाई देखो, शो दैट द मार्केट वैल्यू इज अफेक्टेड बाय द डिसीजन ऑफ द बोर्ड। तो यस, यहाँ पे हमारा मार्केट वैल्यू 106 है विदाउट द प्रपोजल, एंड विद द प्रपोजल 106 से 198 हो गया, तो दैट इज अफेक्टेड। चलो वो तो क्लियर हो गया। और फिर क्वेश्चन में लिखा है कि इस बंदे को एवरी ईयर 2000 रुपीज अर्न करना है। देखो, हाँ, एन इन्वेस्टर हैज 1000 शेयर एंड वांट्स अ रिसीट ऑफ एटलीस्ट 2000 रुपीज पर एनम। इसको 2000 रुपीज तो कमाना है एवरी ईयर, तो इसे क्या करना चाहिए, चलो देखते हैं। देखो सिंपल है, ईयर 1, इसके पास शेयर्स कितने हैं, उसके पास ओपनिंग शेयर 1000 है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि बंदे को 2000 रुपया चाहिए कैसे भी, तो देखो ना, अब 2000 रुपये उसे चाहिए ईयर 1 के एंड में। पर मुझे बताओ, क्या कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है, तो नहीं कर रहा है। डिविडेंड तो डिक्लेयर कर नहीं रहा है, तो फिर पैसे कहां से आएंगे, तो पैसे शेयर्स बेच के आएंगे। तो चलो वो P1 के एंड में, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में शेयर बेचेगा। तो P1 क्या था हमारा, 214.33, ये P1 है। तो 214.33, तो उसे कितने शेयर्स बेचने होंगे, 2000 डिवाइड बाई 214.33, तो उसे 9.33 शेयर बेचने होंगे। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी सोल्ड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी सोल्ड, तो उसे 9.33 शेयर बेचने होंगे। तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, क्या हम इसे 9 पे राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, हमें 10 शेयर्स उसको आगे राउंड ऑफ करना होगा। लॉजिक सिंपल है, अगर मैं 9 शेयर्स पे राउंड ऑफ करता हूं, तो 9 इंटू 214.33, तो उसे पैसे कितने मिलेंगे, 9 इंटू 214.33, दैट इज 1928। उसे 2000 नहीं मिलेंगे, उसे कम मिलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे अगर 9.1 भी होगा, तो भी हमें 10 शेयर्स आगे ही लेके जाना पड़ेगा, वी कैन नॉट ब्रिंग इट बिहाइंड, मैथ्स का रूल नहीं चलेगा। यहाँ पे लॉजिक अप्लाई करना है, क्योंकि उसे 2000 रुपीज मिनिमम चाहिए, इसीलिए वो आगे ही जाएगा। फाइन, अब उसके पास क्लोजिंग शेयर्स कितने हो गए, क्लोजिंग नंबर ऑफ शेयर्स 1000 शेयर्स थे, उसमें से उसने 10 बेच दिया, अब उसके पास 990 शेयर्स है। सेकेंड ईयर उसके पास 990 शेयर्स है ओपनिंग में, फिर से उसे 2000 चाहिए। फिर से मैं सेम बताऊंगा कि भाई कंपनी डिविडेंड तो दे ही नहीं रहा है, तो जब डिविडेंड नहीं है तो उसको पैसे कहां से मिलेंगे, 2000 रुपीज तो कैसे भी चाहिए सेकेंड ईयर के एंड में, तो वो शेयर बेचेगा। प्राइस 231.48, 231.48 पे बेचेगा, तो ये उसे कितना शेयर बेचना है, 2000 डिवाइड बाई 231.48, तो 8.64 शेयर बेचना होगा। दैट मीन्स 9 शेयर्स। ये बात हो चुकी है ऑलरेडी कि 8.64 तो पीछे नहीं आ सकते, हमें आगे ही जाना है। पीछे जाएंगे तो कम शेयर, कम पैसे मिलेंगे, 2000 रुपीज नहीं मिलेंगे। अब उसके पास 981 शेयर्स बचे। फिर थर्ड ईयर सेम 981, फिर उसे 2000 रुपीज चाहिए। अब कितने शेयर बेचेंगे, प्राइस क्या चल रहा है P3 में, P3 में प्राइस 250 है, P3 का प्राइस 250 है, तो वो 250 के रेट से शेयर बेचेगा। तो ये तो 8 हो गया, तो उसे 8 शेयर बेचने। अब उसके पास 973 शेयर्स है। तो इस तरीके से फर्स्ट 3 इयर्स में वो 10 शेयर्स, 9 शेयर्स और 8 शेयर्स अगर बेचेगा, तो उसका जो टारगेट है 2000 रुपीज का इनफ्लो, वो उसे मिल जाएगा। अब फोर्थ ईयर से क्या होगा, देखो ना, फोर्थ ईयर उसे डिविडेंड कितना मिलेगा फोर्थ ईयर में, उसके पास 973 शेयर्स है, और क्वेश्चन में लिखा था कि जो डिविडेंड है फोर्थ ईयर का, वो आई थिंक 2.5 है। यस, ये देखो 2 पॉइंट, द डिविडेंड विल देन बी 2.5, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में भी लिया था D4, 2.5 पर शेयर। तो अब उसका जो डिविडेंड है वो 2.5 है,
तो फोर्थ ईयर में 973 इंटू 2.5, उसको डिविडेंड मिलेगा 2432.5। और फिफ्थ ईयर से तो ये डिविडेंड और बढ़ेगा। क्यों और बढ़ेगा? क्योंकि यहां से उसका जो वो ग्रोथ है, वो कंपनी का जो डिविडेंड है वो 7% से ग्रो होगा। दैट मीन्स डिविडेंड विल बी फिफ्थ ईयर से और हायर हो जाएगा। तो दिस वे ही विल बी एबल टू मेंटेन हिज टारगेट रिटर्न ऑफ 2000 रुपीज पर ईयर। दैट्स इट। आई होप ये सब समझा होगा सबको। चलो, विद दिस मैं ये वीडियो स्टॉप करता हूँ। यू ऑल कीप रिवाइजिंग।